गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं ईपीएफओ एग्जाम की। टॉपिक कवर कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। तो लास्ट सेशन में हमने टॉपिक जो कवर किया था दैट वाज एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। तो मैंने आपको वहीं पे क्लियर किया था, बहुत सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे पार्शियल डिसेबलमेंट होती है, टोटल डिसेबलमेंट होती है। उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन टॉपिक बिल्कुल ब्रांड न्यू है, दैट इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अब देखो, कहीं ना कहीं सिमिलर से नाम है, दैट इज कॉम्पनसेशन एक्ट, दिस इज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए साथ साथ करेंगे ताकि आपको दोनों क्लियर रहे। तो हम लोग बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की। ईयर था इसका 1948। तो ध्यान रखना दैट वाज 1923 अगर कॉम्पनसेशन वाली बात करें, और ये इंश्योरेंस वाला है 1948। काफी सिमिलर टर्म्स इसमें यूज होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री से थोड़ा शुरू करते हैं। अगर मैं बिल्कुल इसके स्टार्ट की बात करूं तो इसमें बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन रही है इस पर्टिकुलर एक्ट को बनाने के लिए। तो बीपी अडारकर 1943, देन हेल्थ डिपार्टमेंट कमेटी जिसको हेड किया था जोसेफ बोरे ने, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कमेटी ने मिलकर एक बिल बनाया था, एक बिल पास किया था। बेसिकली उन्होंने एक टुगेदर जिसको कहते हैं मिलकर एक बिल इंट्रोड्यूस किया था। डेट भी मेंशन कर दी मैंने यहाँ पे, दैट वाज 6 नवंबर 1946 को, जिसका नाम उन्होंने दिया था वर्कमेन्स स्टेट इंश्योरेंस बिल। ठीक है, जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इस बिल को ऑफ कोर्स आपको पता मिनिस्टर्स के पास जाते हैं। इस बिल को उन्होंने दिखाया था लेबर मिनिस्टर को, और उन्होंने वहां पे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने बोला था ये एक बिगनिंग है सोशल सिक्योरिटी स्कीम की। और आपको मैं बता दूं यहीं पर कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है हम लोग सोशल सिक्योरिटी सब्जेक्ट में ही पढ़ते हैं, लेकिन ऑल्दो हमने पहले भी एक एक्ट ऐसा पढ़ा है जो सोशल सिक्योरिटी में अंडर कवर होता है। लेकिन अगेन जब हम लोग एक हायरार्की की बात कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन पढ़ा है, तो इंश्योरेंस एक्ट भी साथ में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि दो अलग अलग नहीं है, वो सिमिलर ही एक्ट है, एक ही एक्ट है। ठीक है, तो उन्होंने उस पॉइंट पे इन्होंने बोला था लेबर मिनिस्टर ने कि ये एक बिगनिंग है सोशल सिक्योरिटी स्कीम की, जिससे जो क्या है कंट्री में जो है एक ज्यादा इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी जो है हमें कंट्री में देखने को मिलेगी। ये उस टाइम उन्होंने बोला था। उसके बाद लेटर ऑन इसमें जो भी अमेंडमेंट्स उनको लग रही थी, जो भी पॉइंट्स उनको ऐड ऑन लग रहे थे करने के लिए या हटाने के लिए लग रहे थे, वो सारी चेंजेस अमेंडमेंट करने के बाद इसको सिलेक्टेड कमेटी ने इसको जो है चूज किया कि इसको ठीक है यार, ये अच्छी है, इंप्लीमेंट करेंगे इसको। और इसका नाम उस टाइम पे इन्होंने दिया था, दैट वाज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस बिल। मैंने आपको बताया ना कि इनिशियली भी मैंने आपको बताया था, जब भी कोई चीज हमने इंप्लीमेंट करनी होती है तो इनिशियल स्टेजेस पे वो बिल होता है, जब वो पास हो जाता है तब वो एक्ट बनता है। तो इसका नाम क्या उस टाइम दिया था इन्होंने, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस बिल। अगर आपको याद हो, जब मैंने कॉम्पनसेशन एक्ट की बात की थी, मैंने आपको तभी बताया था जब इनिशियली वो एक्ट भी पास हुआ था उस टाइम उसका नाम क्या था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट था। लेकिन लेटर ऑन उसको अमेंड करके वर्कमैन को हटा के एम्प्लॉय कर दिया था। रीजन बीइंग कि वर्कमैन बहुत ही रिजिड सा नाम लगता है, जो मेनली ऐसा लगता है कि मेल डोमिनेटिंग नाम है, इसलिए कि उसमें फीमेल्स भी इंक्लूड हो, बच्चे भी इंक्लूड हो, इसलिए उसका नाम एम्प्लॉयज कर दिया गया था। सेम तरीके से यहाँ पर भी बात वही थी कि इसको भी जब इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका नाम क्या रखा गया था, वर्कमेन्स स्टेट इंश्योरेंस बिल। लेकिन जब पूरी सिलेक्टेड कमेटी ने इसको देखा तो इसका नाम क्या रखा गया था, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस बिल। ठीक है, उसके बाद फर्दर चलो, देन उसके बाद इसको पास कब किया गया था, 2 अप्रैल 1948 में इसको पास किया गया था। और अगर इसकी इन्फोर्समेंट की बात करें दैट वाज 19 अप्रैल 1948। तो हमेशा कंफ्यूजन क्या रहती है कि ये पास कब हुआ था, इन्फोर्स कब हुआ था, दोनों डेट अलग भी हो सकती है, तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, फर्दर देखो इस एक्ट में, अगेन देखो आपको पता है कि किसी भी एक्ट की बात करते हैं बहुत सारी अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम उसमें आती रहती हैं, इंपॉर्टेंट होती है, वो हम डेफिनेटली डिस्कस भी करते हैं। हम लोग मेन क्या करेंगे, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे एक बार। लेकिन अगर पहले की बात करें तो इसको अगेन बहुत बार अमेंड किया गया था, लाइक 1951 में, 66 में, 75, 84, 89 एंड 210 में इसको अमेंड किया गया था। ठीक है, लेकिन 1966 जो है मेन वो रहा था जब इसमें इन्होंने क्या किया था, उनको बेसिकली एम क्या इन्होंने किया था उस पॉइंट पे अमेंडमेंट्स का, कि जितनी भी इसको पर्टिकुलर एक्ट को एडमिनिस्टर करने में डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे हैं उनको रिमूव किया जाए। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि उस पर्टिकुलर ईयर में क्या एम रखा गया था। उसके बाद जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि 2010 के बाद से क्या क्या अमेंडमेंट्स चल रही है जो बेसिकली रिसेंट है। ठीक है, मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि 2010 में इन्होंने क्या किया था, जो चैप्टर 5A है उसको रिप्लेस किया था, बेसिकली उसी में ही कुछ ना कुछ चीजें ऐड की थी और एक नया चैप्टर 5A इन्होंने यहाँ पर बना दिया था। नया 5A चैप्टर आपको क्या बताता है वो भी मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया, इसको पढ़ लो एक बार।
न्यू चैप्टर 5A सेड दैट whatever benefits are given to the insured person, it will be applicable to his family member as well. तो बेसिकली जिस भी इंसान की या जो वो जिस भी कंपनी में काम करता है वो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर आ रहा है, उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे, जब हम डिपेंडेंट टर्म की बात करते हैं, जो भी वो लोग उसके इन्वॉल्व होंगे फैमिली मेंबर्स, उनको इस सेम जो एक्ट के बेनिफिट्स होंगे वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है? ओके, आगे देखो, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पर अब टॉपिक का। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वॉज एनेक्टेड इन 1948, डेट हमने देख ली है, with the object as stated in its preamble to provide for certain benefits to employees in case of sickness, maternity and employment injury। देखो compensation में अगेन हम लोग वही वाले टर्म्स डिस्कस कर रहे थे, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में भी हम लोग कहीं ना कहीं सिमिलर टर्म्स ही डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए इसको साथ में पढ़ना जरूरी है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि उसमें क्या पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, इसमें क्या हम बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टर्म्स वही सेम यूज हो रही है कि सिकनेस की बात कर रहे हैं, मेटर्निटी की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इंजरी की बात कर रहे हैं हम लोग, ताकि उसके रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस बना सके, जितने भी हम लोग बेनिफिट्स हम लोग प्रोवाइड करवा सके अपने एम्प्लॉयज को, वो हम लोग यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, उसके बाद द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड एन इंटीग्रेटेड सोशल इंश्योरेंस स्कीम कवरिंग हेल्थ, मैटरनिटी एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो बेसिकली काइंड ऑफ एक इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, जब हम लोग एक ही, ऐसा नहीं कि अलग अलग एक्ट्स की बात करें, एक ही एक्ट में इन्होंने एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इन्होंने कवर कर दिया था। जैसे अगर मैं बात करूं, हेल्थ अलग चीज है, मैटरनिटी अलग चीज है, अगर आपको कोई भी काम करते दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस इंश्योरेंस को भी इन्होंने इसी में कवर किया था। ठीक है, सो द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ कंपल्सरी स्टेट इंश्योरेंस स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे देखो, द स्कीम इज बीइंग ग्रेजुअली टू कवर न्यू सेंटर्स। देखो अगेन इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे ही होती है, आप एक कोई भी एक्ट पास कर देते हो, ऐसा नहीं है कि ये बस एकदम से लागू कर दो, इट टेक्स टाइम, लोगों को ग्रास्प करने में भी, समझने में भी टाइम लगता है। तो द स्कीम इज बीइंग ग्रेजुअली टू कवर न्यू सेंटर्स एंड स्टेप्स आर बीइंग टेकन फॉर क्रिएशन ऑफ रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर। अब देखो, कोई अगर पर्टिकुलर इंसान इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर आता है तो उसके लिए एक प्रॉपर जगह भी तो होनी चाहिए है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी रिक्वायर्ड है उसको बनाने के लिए प्रॉपर जो है सेंटर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप्स उसको फॉलो किया जा रहा है, एंड सो ऑन, चलता ही जाता है। जब भी हम लोग, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ जो इंश्योर्ड लोग हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली मेडिकल केयर की फैसिलिटीज भी इंक्रीज करनी पड़ती हैं। To begin with, ESI scheme was initially launched on 2 February 1952। एक्ट पास हो गया, लेकिन जब मैं इसको लॉन्च करने की बात करते हैं ना, कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में आ गया है, वो 2 फरवरी 1952 में इन्होंने 2 इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जो है यहाँ पे कवर किया था, कानपुर और दिल्ली में, विद टोटल कवरेज ऑफ अबाउट 1.20 लाख वर्कर्स। तो बेसिकली उन लोगों पर जो है पहला इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। उसके बाद इसको फेज्ड मैनर्स में धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अक्रॉस द कंट्री, ताकि इसमें बेसिकली एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहे। और बेसिकली इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है। नाम क्या है? स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो डेफिनेटली स्टेट की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत जरूरी है। आगे देखो, अमेंडमेंट्स की बात कर लेते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो, कॉम्पनसेशन एक्ट में भी मैंने आपको बताया था कि एक सीलिंग होती है, एक कहते हैं ना कि एक छत है, इससे ऊपर वाले लोगों के लिए वो चीज अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है? अमेंडमेंट किए हैं। 2017 में इन्होंने क्या किया है, इसकी जो वेज सीलिंग है उसको बढ़ा दिया है, बेसिकली 21,000 पर मंथ कर दिया है, कि इससे ऊपर वाले लोगों के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो एक वेज सीलिंग इन्होंने कर दिया, दैट इज 21,000 पर मंथ। रेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इन्होंने डिक्रीज कर दिया है फ्रॉम 6.5% टू 4%। कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 4%, कंफ्यूज मत होना कि ये एम्प्लॉयर का है कि एम्प्लॉय का है, मैंने दोनों पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का ही जितना भी इनको कंट्रीब्यूशन रेट बनता है, दोनों का मिक्स्ड है, टोटल है ये। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे बात करें 4% इन्होंने कैसे बनाया है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन्होंने कर दिया है 4.75% से 3.25%, और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं इन्होंने कर दिया है 1.75% से 0.75% पे इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं फ्यूनरल एक्सपेंसेस की, अर्लियर 10,000 रुपए दिए जाते थे। अगर किसी भी रीजन से या कोई भी XY प्रॉब्लम होने की वजह से किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो उसको डेफिनेटली फ्यूनरल चार्जेस जो है वो दिए जाते हैं।
अर्लियर वो 10,000 रुपए थे, लेकिन अब जो है इसको एनहेंस कर दिया है 2019 में एंड इसको कर दिया गया है 15,000 रुपए। ठीक है, आगे देखो स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो देखो सिंपल सी चीज है, जब भी हमारा हम कोई इंडिया से जो भी हम एक्ट्स की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन इसकी भी एप्लीकेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरे होल ऑफ कंट्री में जो है एप्लीकेबल है। ये सारी फैक्टरीज को इंक्लूड करता है, चाहे वो गवर्नमेंट की ही क्यों ना हो। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे फैक्ट्रीज की। फैक्ट्रीज में वो क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहा है। इट मीन्स एनी प्रेमाइसेस जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में। ठीक है, पिछले 12 महीने में जहां पर भी 10 से ज्यादा लोग होंगे उनको हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री कंसीडर करते हैं और उसको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में कवर करेंगे। लेकिन अब इसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए है। इसमें ये सीजनल फैक्ट्रीज को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, माइंस को कवर नहीं करते हैं जो माइंस एक्ट के अंडर ऑलरेडी कवर्ड है। ऑल्सो ये रेलवे रनिंग शेड को भी कवर नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखो द एक्ट नाउ इंक्लूड्स न्यू क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कि अब जो है पहले ये एक्ट आपको पता लिमिटेशंस रहती हैं, इन पे लगेगी इन पे नहीं लगेगी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है न्यू क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स को जो है नए वर्ग को जो है इसमें इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। इन्होंने किस किस को इंक्लूड करना शुरू किया है, जैसे यहाँ पे बात करेंगे मोटर ट्रांसपोर्ट को इंक्लूड किया है, होटल्स को इसमें इंक्लूड किया है, रेस्टोरेंट्स में इसको इंक्लूड किया है, सिनेमाज, न्यूज़पेपर, शॉप्स, एजुकेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन प्रोवाइडेड वहां पर जो नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व या एम्प्लॉयड होंगे वो 20 से ज्यादा होने चाहिए हैं, तब आप जो है इस नए एस्टैब्लिशमेंट की क्लास में या इस कैटेगरी में फॉल करोगे। ठीक है, उसके अलावा नोट उसने बोला है कि एक्ट जो है इसको एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंडेड टू दोज एस्टैब्लिशमेंट्स वेयर देयर आर लेस देन 10 एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड but 1 month prior notification is necessary for approval by state government to central government। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि उन लोग बेसिकली उन एस्टैब्लिशमेंट्स में भी ये लग सकता है जहाँ पे 10 से कम लोग हो। मैंने आपको बताया कि 10 लोगों की एक आपके पास लिमिटेशन है कि कम से कम 10 लोग होने चाहिए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ये जो न्यू क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आपके पास 20 से ज्यादा लोग हैं तो आप इसमें जो है अपने आप को करा सकते हो, इस पर्टिकुलर एक्ट में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। लेकिन अब क्या है इस एक्ट को एक्सटेंड कर दिया गया है कि अगर आपके पास 10 से कम लोग भी हैं तो भी आप इस एक्ट का बेनिफिट ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपको यहाँ पर जो है 1 मंथ प्रायर नोटिफिकेशन जो यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो पावर टू एग्जेम्प्ट की बात करें, देखो हर एक्ट में कोई भी एक्ट की बात कर लो तो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमेशा पावर होती है, या आपका जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसके पास प्रॉपर पावर होती है कि वो किसी भी फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट करे कि आप इस जरूरी नहीं है कि आप इस एक्ट में आओ, या किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एरिया में अगर कोई चीज़ है, कोई एस्टैब्लिशमेंट है तो आप लोग उनको एग्जेम्प्ट कर सकते हो। तो सेम यहाँ पे वो बोल रहा है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो पावर टू एग्जेम्प्ट में हम लोग बात करते हैं सेक्शन 87 में, जिसमें वो कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजटेड एम्पावर टू एग्जेम्प्ट किसको, कोई भी फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट या कोई भी क्लास ऑफ फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट किसी स्पेसिफाइड एरिया में फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। अब ये एग्जेम्पशन का भी उसने टाइम लिमिट बता दिया कि ये नहीं कि चलो ठीक है जाओ छुट्टी तुम्हारी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें भी एग्जेम्पशन की एक लिमिट है कि 1 साल तक जो है आप इसको एग्जेम्प्ट कर सकते हो किसी फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट को, एंड उसको लेकिन टाइम टू टाइम आप लोग रिन्यू कर सकते हो इस एग्जेम्पशन को, लेकिन उसका भी टाइम पीरियड जो है 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, आगे देखो सेक्शन 90 की अगर बात करें तो इन केस एम्प्लॉइज जो है किसी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट में जो गवर्नमेंट ने ओन की हुई है या कोई भी लोकल अथॉरिटी के कंट्रोल में है, आर इन रिसीट ऑफ बेनिफिट्स सिमिलर और सुपीरियर टू द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, देन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कैन एग्जेम्प्ट दैट फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट। अब देखो दो सिमिलर सी चीजें हैं, इसमें भी वो एग्जेम्प्ट कर रहा है, बेसिकली वो क्या कर रहा है गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दे रहा है कि आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो। 87 में भी वो पावर टू एग्जेम्प्ट की बात कर रहा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, 87 में वो एक ओवरऑल आपसे बात कर रहा है कि कोई भी क्लास या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है, कोई भी फैक्ट्री है, उसको यहाँ पे वो एग्जेम्प्ट कर सकता है। लेकिन पर्टिकुलर सेक्शन 90 में वो क्लास कैटेगराइज उसने बेसिकली यहाँ पे कर दी है कि जो भी फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या किसी लोकल अथॉरिटी के कंट्रोल में है, और ये पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट जो है एक बेटर एक्ट के अंडर जो है उस बेटर बेनिफिट्स जो है इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस के टाइप से वो ले रही है, तो यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है
वो यहाँ पे उनको एग्जेम्प्ट कर सकती है कि आप वो बेटर वाले ऑफ कोर्स जो है फैसिलिटीज आप लोग अवेल करो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो इसने यहाँ पर कवर किया है। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको पता है हर एक्ट में हम लोग कवर करते हैं। सेक्शन 2 जो है मेनली 99% जो है सेक्शन 2 ही जो है डेफिनेशन से रिलेटेड होता है। सबसे पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में वो एक ही चीज को कवर करता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो या किसी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में हो या कोई भी मेजर पोर्ट हो जो किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता हो, दैट इज योर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। हर बार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से रिलेटेड मैं आपको एक ही पॉइंट रिपीट करती हूँ कि आपका एस्टैब्लिशमेंट कौन से एरिया में पड़ रहा है, वो स्टेट लेवल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है या सेंट्रल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली ही जस्टिफाई होती है, ठीक है। उसके बाद कन्फाइनमेंट, अब ये टर्म हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। कन्फाइनमेंट का मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ उसका मतलब होता है कारावास, ठीक है। कन्फाइनमेंट का मतलब जो है हम लोग प्रेग्नेंट लेडीज के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में। यहाँ पे उसने बोला है लेबर रिजल्टिंग इन इश्यू ऑफ अ लिविंग चाइल्ड और लेबर आफ्टर 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन द इश्यू ऑफ चाइल्ड वेदर अलाइव और डेड, चाहे बच्चा जीवित हो या मृत हो तो वो कन्फाइनमेंट के केस में आता है अगर वो यहाँ पे किसी लेबर के तौर पे काम कर रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंट्रीब्यूशन, मैंने आपको पहले ही बोला है कंट्रीब्यूशन में जब तक वो स्पेसिफाई ना करे, कंट्रीब्यूशन का मतलब है एम्प्लॉई का भी और एम्प्लॉयर का भी। यहाँ पे देखो उसने मीनिंग क्या बोला है, कंट्रीब्यूशन मीन्स द सम ऑफ मनी पेबल टू द कॉर्पोरेशन, जो हम लोग कॉर्पोरेशन को पे कर रहे हैं बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर में भी ना देखो हम यहाँ पे दो कैटेगरीज पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड आपका इमीडिएट एम्प्लॉयर। है तो एम्प्लॉयर ही जो बेसिकली आपको अपॉइंट कर रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है, वो क्या है जब डेफिनेशन करेंगे वो देख लेंगे यहाँ पे। तो उसने बोला है कि वो कंट्रीब्यूशन जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने किया है कॉर्पोरेशन को, ठीक है, और इसमें इंक्लूड क्या करेंगे, अमाउंट पेबल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो वो पैसा जो आपके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने पे किया है या वो कंट्रीब्यूशन जो आपके एम्प्लॉय ने पे किया है, दोनों को मिलाकर हम लोग उसको कंसीडर करते हैं एज योर कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, डिपेंडेंट, बिल्कुल सेम डिपेंडेंट की डेफिनेशन है यहाँ पर जो हम लोगों ने कॉम्पनसेशन में कवर की है, सेम वही है, सेक्शन 6A में इसको कवर करते हैं। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, वो रिलेटिव जो भी डिसीज्ड इंश्योर्ड पर्सन से रिलेटेड है, चाहे वो आपका इलिजिटिमेट पर्सन हो, इलिजिटिमेट डॉटर हो, आपके मेंटली रिटार्डेड या स्पेशल चाइल्ड आपका कोई हो, आपके पेरेंट्स हो, सबको यहाँ पे जो है डिपेंडेंट में ये लोग कवर करते हैं, ठीक है। आपकी वाइफ है, बेसिकली हाउस वाइफ जो होती है उनको भी इसमें डिपेंडेंट में ही हम लोग कवर करते हैं। सेम बिल्कुल वही वाले टॉपिक हमने कॉम्पनसेशन में कवर किए थे, वही टर्म्स यहाँ पर भी हैं, बट अगेन एक बार जल्दी से इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। विडो लेजिटिमेट का मतलब होता है जो आपका लीगल चाइल्ड है, जो आपके मतलब वाइफ से बेसिकली लीगल चाइल्ड जो आपका है, ठीक है। ये आपका अडॉप्टेड सन जिसकी एज 25 ईयर्स की नहीं हुई है, एंड अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर, तो बेसिकली सन डॉटर दोनों को ये कवर करेगा, लेकिन टर्म देख लेना, लेजिटिमेट की बात कर रहा है, वैध की बात कर रहा है, ठीक है। इफ होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अ लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन और डॉटर हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 25 एंड हु इज इन्फर्म। बेसिकली यहाँ पे वो कह रहा है कि बेशक आपका लेजिटिमेट डॉटर या आपका लेजिटिमेट सन चाहे अडॉप्टेड हो चाहे वो आपका एक्चुअल रियल चाइल्ड हो, ठीक है, उनकी चाहे एज 25 हो चुकी है लेकिन वो इन्फर्म है, वो जिसको हम बोलते हैं स्पेशल चाइल्ड है, जो आपकी इनकम पे या आपकी अर्निंग पे कंप्लीटली डिपेंडेंट थे, उसको भी हम लोग इसी में कवर करते हैं। देन उसके बाद उसने बोला है इफ होली और इन पार्ट डिपेंडेंट ऑन अर्निंग्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अगेन जो आप पे डिपेंडेंट है, चाहे वो पेरेंट हो, देन आपके इलिजिटिमेट सन या इलिजिटिमेट डॉटर हो, अगेन जो हम बोलते हैं नाजायज बेटा या बेटी, उसको भी हम लोग डिपेंडेंट में ही कवर करते हैं, ठीक है। कोई आपका माइनर ब्रदर है या आपकी कोई अनमैरिड सिस्टर है, कोई विडो सिस्टर है, ठीक है, सारे पॉइंट्स में कवर करेंगे। आपके कोई विडो डॉटर इन लॉ है, कोई माइनर चाइल्ड है आपका प्री डिसीज्ड सन का, ठीक है, तो ये सारे आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करेगा वो। कोई आपकी प्री डिसीज्ड डॉटर है, प्री डिसीज का मतलब है पूर्ववर्ती बेटी, ठीक है, इन सब के पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं। उसके अलावा पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट है, अगर आपको जो पेरेंट जो है इंश्योर्ड पर्सन के वो जिंदा नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंजरी, बेसिक चीज है, काम करते के दौरान जो आपको चोट लग जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने बोला है एम्प्लॉयमेंट इंजरी मीन्स अ पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉई
कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिजीज। अब देखो, इफ यू रिमेंबर, ऑक्यूपेशनल डिजीज हमने कॉम्पनसेशन में बहुत अच्छे से वहां पे कवर किया हुआ है, उसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। वो एक्सीडेंट या कोई भी ऑक्यूपेशनल डिजीज जो एक एम्प्लॉय को हो जाती है पर्सनली, ठीक है, अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट बीइंग एन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसको काम करते दौरान हो जाता है, जो इस पर्टिकुलर एक्ट में इंश्योरेंस में कवर्ड है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंजरी। Whether the accident occurs or occupational disease is contracted within or outside the territorial limits of India, चाहे जो भी रीजन है, अगर वो इंश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है उसकी, तो डेफिनेटली वो कंसिडर किया जाता है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन है? वो पर्सन जो काम कर रहा है, ऑफकोर्स जिसको उसके काम करने के बदले में वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। जो भी उस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर जो भी स्टैब्लिशमेंट या फैक्ट्री है, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे वो डेफिनेटली आपका एम्प्लॉय ही होगा। उसके बाद उसने आगे भी कुछ टर्म्स डिस्कस किए हैं यहाँ पे। हु इज डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल वर्कर ऑन एनी वर्क, जो मैंने बताया ना दो टर्म्स, प्रिंसिपल वर्कर ने अगर किसी को डायरेक्टली एम्प्लॉय अपॉइंट किया है वो भी आपका एम्प्लॉय हुआ है। अगर किसी इमीडिएट एम्प्लॉयर ने किसी को हायर किया है, किसी को एम्प्लॉय किया है, बेसिकली लगाया है काम पर, वो भी आपका एम्प्लॉय ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि प्रिंसिपल है तो माना जाएगा कि नहीं, या इमीडिएट है माना जाएगा कि नहीं, नो। चाहे आपको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने हायर किया है, चाहे आपको इमीडिएट एम्प्लॉयर ने हायर किया है, आप एम्प्लॉय में कंसीडर किए जाओगे। चाहे आपको काम जो है ऑन हायर बेसिस दिया हो या आपको टेम्पररी लेंट आउट किया हो, तब भी जो है आपको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा कि आप इसके एम्प्लॉय ही हो, क्योंकि आप इवेंचुअली काम तो उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट के लिए या उस पर्टिकुलर क्लास के लिए ही कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें वो क्या इंक्लूड नहीं करेगा, इसमें वो इंक्लूड नहीं करता है, मैंने आपको हमेशा बताया है, जो आपके जितने भी नेवल या मिलिट्री या एयरफोर्स वाले लोग होते हैं उनको इस एक्ट में कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके ऑल टुगेदर अपने डिफरेंट एक्ट्स होते हैं। ऑल्सो वेज सीलिंग की मैंने बात की थी, जिनकी सैलरी जो है 21,000 रुपये पर मंथ से बढ़ जाती है उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। प्रोवाइडेड दैट एन एम्प्लॉय हुज वेज एक्सीड्स wages prescribed by the appropriate government at any time after the beginning of contribution period shall continue to be an employee until the period of that period or at the end of that period। अब पॉइंट क्या वो बेसिकली बोल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अप्रैल में मैंने काम करना शुरू किया है, अप्रैल से जून तक, ठीक है, मेरी सैलरी जो थी फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये थी, ठीक है। तो मतलब मैं वो 21,000 के हिसाब से, वेज सीलिंग के हिसाब से मैं एक्ट के अंदर आ रही थी। लेकिन जो मेरे एक पूरा टाइम पीरियड खत्म होगा, ऑफ कोर्स अप्रैल के बाद मार्च में ही तो आके खत्म होगा, ठीक है, अगर मैं पूरी साइकिल की बात करूं। लेकिन जून के बाद वो कह रहा है कि जुलाई से मेरी सैलरी जो है, मैं कह रही हूँ 25,000 रुपये होगी। इट मीन्स मैंने तो वेज सीलिंग को क्रॉस कर लिया। अब मैं इस एक्ट के अंदर आऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं तब तक इस एक्ट के अंदर आऊंगी, तो मैं तब तक इस एक्ट के अंडर आऊंगी जब तक मेरा वो टाइम पीरियड खत्म नहीं हो जाता। जैसे मैंने आपसे कहा कि अप्रैल टू मार्च की अगर मैं बात कर रही हूँ, एक पूरा टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ, मेरी सैलरी जो है जून तक चलो भी अज्यूम कि 20,000 रुपये थी, मतलब कि मैं वेज सीलिंग से अभी अंदर थी, तो मैं जो है इस एक्ट के तौर पे कंट्रीब्यूशन कर रही थी। लेकिन जो जुलाई ऑनवर्ड्स है मेरी सैलरी हो गई है 25,000 रुपये, मतलब मैंने वेज सीलिंग को क्रॉस कर लिया है। वेज सीलिंग को क्रॉस करने का मतलब है यहाँ पर कि अब मैं इस एक्ट के अंडर नहीं आऊंगी, लेकिन जब तक मेरा ये टाइम पीरियड चल रहा है तब तक मैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर कवर की जाऊंगी। ये जो है यहाँ पे इस पॉइंट में इसने कवर किया है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनिशियली आप इसमें कवर्ड थे, लेकिन आपकी सैलरी बढ़ गया, आपने वेज सीलिंग को क्रॉस कर लिया, तो क्या अब आप इसमें कवर किए जाओगे? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पे कवर किए जाओगे, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपका वो एक ड्यूरेशन जो है खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। चलो आगे देखो। ओके, नेक्स्ट वो बोल रहा है आपसे एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय। अब एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय का मतलब क्या है? देखो, आपको पता है कि आपको कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, जो आपका एक फिक्स्ड रेट है, जैसे अर्लियर दैट वाज 1.75% एक एम्प्लॉय होने के नाते, देन उसने 0.75% जो है रिड्यूस कर दिया है। बेसिकली आप कंट्रीब्यूशन तो कर ही रहे थे, लेकिन एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय का मतलब क्या है कि आपकी कंट्रीब्यूशन रेट कुछ भी हो, लेकिन आप जो है वहां पे कंट्रीब्यूशन आपको एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट इज योर एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय। क्या कह रहा है? वो एम्प्लॉय हु इज नॉट लायबल अंडर दिस एक्ट टू पे द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, जो लायबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब जैसे मैंने आपको कहा दो तरीके के एम्प्लॉयर्स की बात करेंगे, प्रिंसिपल एंड इमीडिएट एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब क्या है? वो इंसान जिसको हम लोग बोलते हैं ना बिल्कुल हेड,
जिसके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन हो गया, जो आपका मेन वहां पे जो प्रधान है उसकी वो यहाँ पे बात कर रहा है। इट मीन्स ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, जिसमें हम लोग मैनेजिंग एजेंट को इंक्लूड करते हैं, या अगर कोई डिसीज्ड ओनर है तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो वहां पे प्रिंसिपल ओनर माना जाएगा। साथ ही साथ उसने बोला है यहाँ पर इन एनी एस्टैब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट इन इंडिया, तो जो भी अथॉरिटी यहाँ पे होगी डेफिनेटली वो यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, जो भी पर्सन जो है सुपरविजन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है वो भी मेरा जो है यहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही कंसिडर किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई मैनेजिंग एजेंट था, उसने क्या किया है, अब वो खुद वहां पे काम नहीं कर रहा है लेकिन ऑफकोर्स नाम तो उसी का चल रहा है, उसने अपनी जगह किसी और को यहाँ पे सुपरविजन के लिए रखा हुआ है, तो फॉर द टाइम बिंग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो दूसरा वाला पर्सन कंसीडर किया जाएगा। नाउ फर्क क्या है दोनों में, अब इमीडिएट एम्प्लॉयर देख लो। इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नीचे कोई इंसान काम कर रहा होगा। ठीक है, अब ऑफकोर्स देखो मैं अगर काम कर रही हूँ, मेरे ऊपर एक इंसान होगा एंड उसके ऊपर भी कोई इंसान होगा, तो ये क्या एक लेयर हायरार्की चल रही है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं आपको बताऊं कि मेन यहाँ पे है मेरा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, उसके बाद आएगा मेरा इमीडिएट एम्प्लॉयर एंड उसके बाद जो है जो भी नॉर्मल एक एम्प्लॉयर आएगा। इसके ऊपर भी तो एक बॉस है इसका, और मेरे ऊपर कौन बॉस होगा, जिसने मुझे हायर किया है, जिसको मैंने इंटरव्यू दिया होगा, तो मेरे लिए तो वो भी मेरा एम्प्लॉयर ही हुआ, लेकिन वो मेन तो नहीं है इसलिए वो इमीडिएट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नाउ इमीडिएट एम्प्लॉयर के लिए उसने क्या बोला है, इमीडिएट एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय और थ्रू हिम means a person who has undertaken the execution on the premises of a factory, जिसने बेसिकली अगेन जो कारखाने या उसमें काम करने के लिए उसको हायर किया गया है। देन उसने बोला है एस्टैब्लिशमेंट में जो इस एक्ट के अंदर कवर कर रही है, जो बेसिकली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या उसके एजेंट के थ्रू जो है सुपरविजन का काम कर रहा है। सुपरविजन का काम कर रहा है किसका, ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और हिज एजेंट, या फिर एनी पार्ट ऑफ एनी वर्क विच इज ऑर्डिनरली पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ द फैक्ट्री, जो भी बेसिकली उसका काम कर रहा है। लेकिन अगेन बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हायरार्की का ध्यान रखना है। सबसे पहले होगा मेरा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, उसके नीचे आएगा मेरा इमीडिएट एम्प्लॉयर एंड देन उसके बाद जितने भी हमारे लेवल ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। तो एक हायरार्की है, इसको इस हिसाब से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वो बोल रहा है आपसे फैक्ट्री की डेफिनेशन देख लो। यहाँ पे उसने क्या बोली है आपको, अगेन फैक्ट्री का मैंने आपको इनिशियली भी इसकी डेफिनेशन बताई थी जब मैं आपको पूरा उसका डिटेल बता रही थी कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो फैक्ट्री का मतलब है वो बेसिकली प्रेमाइसेस जहां पे 10 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हो, कब, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में, इन एनी पार्ट ऑफ विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन, या बेसिकली जहां पर जो भी मेन कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग काम है वो कैरी ऑन हो रहा है उसको भी फैक्ट्री कंसिडर करेंगे। लेकिन इंक्लूड नहीं करेंगे वही तीनों टर्म्स है, आपकी सीजनल फैक्ट्री, देन आपकी वो माइन जो बेसिकली माइंस एक्ट में कवर किए जा रहे हैं, एंड आपका रेलवे रनिंग शेड जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ो, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। परमानेंट का मतलब है कि अब आपको वो दिक्कत हो ही गई है, पार्शियल का मतलब है कि आपको आंशिक जो है विकलांगता आई है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स जो काम आप पहले उससे कर पा रहे थे अब आप उस लेवल का नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी अर्निंग कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। अब उस मीनिंग देख लो, वही सेम मीनिंग है, लेकिन अगेन इसको हम लोग क्योंकि इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली डिसेबलमेंट की बात करेंगे ही, इसलिए छोटे छोटे लेवल पे यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो सच डिसेबलमेंट ऑफ अ परमानेंट नेचर एज रिड्यूसेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉई in every employment which he was capable of undertaking at the time of accident resulting in a disablement. Again, वो काम जो आप पहले कर पा रहे थे लेकिन अब नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू दैट डिसेबलमेंट, साथ ही साथ उसकी वजह से आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी जो है रिड्यूस हो गई है। दूसरी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, मतलब आपको जो है परमानेंट का मतलब है कि अब ये हो ही गई है, ठीक नहीं होगी। टोटल का मतलब है कि पूरे ओवरऑल, आंशिक नहीं है, आपको पूरी तरीके से विकलांगता आ चुकी है। यहाँ पे वो डेफिनेशन क्या कवर करता है, सच डिसेबलमेंट ऑफ अ परमानेंट नेचर एज इनकैपेसिटीज ऑफ एन एम्प्लॉई फॉर ऑल वर्क विच ही वाज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन सच डिसेबलमेंट। जो काम आप पहले कर पा रहे थे लेकिन ऑफ कोर्स अब आप कोई भी काम जो है वहां पर कर ही नहीं सकते हो, दैट इज योर टोटल नेचर, क्योंकि वो परमानेंट नेचर का है। ठीक है, आगे देखो रजिस्ट्रेशन। अब ऑफ कोर्स कोई भी एक्ट की बात करेंगे रजिस्ट्रेशन तो आपको करानी ही पड़ेगी, एंड रजिस्ट्रेशन अगेन मैक्सिमम, अगर सेकंड की हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की, तो 2A या 3 मैक्सिमम में आप क्या बात होती है, रजिस्ट्रेशन की बात होती है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आते हो
तो आपका जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रिस्क्राइब्ड टाइम है उसके अंडर आपको जो है अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना है, ताकि आप इस पर्टिकुलर एक्ट का जो है बेनिफिट उठा सको। ठीक है ना। मेन चीज यहाँ पर देखो मैंने टेबल फॉर्म में बता दिया है, क्योंकि आपके लिए रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी अगर आपने ढंग से नहीं देखा। तो मैंने आपको बताया कि अर्लियर इट वाज अराउंड 6%, लेकिन उसको अब रिड्यूस करके कर दिया गया है 4%। 4% में भी आपके कॉन्ट्रीब्यूशन में आपको बताया है कि कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है टोटल, जब तक वो नाम स्पेसिफाई ना करे। नाम में क्या होगा कि कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लेवल्स पे होती है, या तो आपका एम्प्लॉई करेगा या आपका एम्प्लॉयर करेगा, दोनों में से कोई जो उनका जो हिस्सा बनता है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्सेप्ट अगर आप एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको ऑफकोर्स आप लायबल नहीं होगे पे करने के लिए। नाउ एम्प्लॉयर की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया है कि इस 4% में 3.25% जो है मतलब यहाँ पर वो आपका एम्प्लॉय आपके लिए पे करेगा। अभी किसके लेवल पे करेगा? एम्प्लॉय की वेजेस के ऊपर। अब यार एम्प्लॉयज की वेजेस तो वेरी करेगी, वेज सीलिंग उसने आपको दी है 21,000 से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए है, तो आपकी जितनी भी सैलरी है जितनी भी वेजेस है उसका 3.25% जो है एम्प्लॉयर आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है, और साथ ही साथ एम्प्लॉय भी अपनी वेजेस का जो है 0.75% जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स ESI। ठीक है। नेक्स्ट, मेडिकल बेनिफिट। अगर आपको किसी तरीके की भी जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर जो है टोटल खर्चे का आपका जो है 1/8% जो है एक्सपेंडिचर जो भी आता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। ठीक है। और पर कैपिटा सीलिंग ऑफ 1500 पर इंश्योर्ड पर्सन पर एनम, बेसिकली 1500 या आपका जो भी 1/8% बनता है अकॉर्डिंगली जो है इनमें से कोई एक अमाउंट जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। ठीक है ना। इफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डज नॉट पे द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द ड्यू डेट, अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है आपका जो भी ड्यू अमाउंट बनता है वो टाइमली पे नहीं करता, या जो भी ड्यू डेट बनती है तब तक वो पे नहीं करता है, तब क्या होगा? ऑफ कोर्स ही विल बी लायबल टू पे एक्स्ट्रा कुछ पैसा। तो यहाँ पर है कि ही विल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% और मोर स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। बेसिकली 12% तो है ही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1,000 फॉर एग्जाम्पल बनता है तो अगर उसने टाइमली पे नहीं किया है तो इसका वो 12% करेगा, एंड उसमें एड ऑन करके जो आपको इसमें कॉन्ट्रीब्यूट उसको करना पड़ेगा। ठीक है। आगे देखो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे कॉन्ट्रीब्यूशन एट फर्स्ट इंस्टेंस, सेक्शन 40 जो है आपका, सेक्शन 40 जो आपका ये बोलता है। क्या पॉइंट उसने बेसिकली बोला है? सिर्फ ना अगर हेडिंग की बात करें जो समझ में आता है हेडिंग को देखकर कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है अगर बाय चांस कोई दिक्कत हो जाती है तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो इन दैट केस क्या वो आपसे बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है कि जैसे सपोज आपको चोट लग गई, तो अगर आपको चोट लग गई है तो आप तो नहीं उसका इंश्योरेंस अपने क्लेम करने लग जाओगे, तो ये तो आपके लेवल पे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे वो ये एक्ट बोलता है सेक्शन 40 के हिसाब से कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है इनिशियली वो जो भी पेमेंट बनती है वो करेगा, एम्प्लॉय को नहीं कहेगा जी तू पहले कर तेरा हिस्सा इतना बनता था, वो ये नहीं कर सकता है। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पहले जो है फर्स्ट इंस्टेंस में जो है पहले पेमेंट कर देनी पड़ेगी, एंड इवेंचुअली जो भी रेट बनता है उसके हिसाब से वो डिडक्ट बाद में कर सकता है उसकी वेजेस से, या जो भी उसकी लेवल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन थी उससे वो डिडक्ट कर सकता है। ठीक है। लेकिन वो बाद लेटर ऑन की बात है, लेकिन इनिशियली जब ऐसे कोई दुर्घटना हो गई है तो फर्स्ट लेवल पे जो पेमेंट होगी वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही करेगा। अब पॉइंट देखो यहाँ पर उसने क्या बोला है, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल पे इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉई वेदर डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय हिम और थ्रू एन इमीडिएट एम्प्लॉयर। मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉई में चाहे आपको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने हायर किया है चाहे आपको इमीडिएट एम्प्लॉयर ने हायर किया है, किसी ने भी किया हो, आप हर लेवल से एम्प्लॉय की कैटेगरी में आओगे, और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आपको भी इंक्लूड करेगा, एंड जो भी आपका लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन बनता था पे आउट करने के लिए वो डेफिनेटली पे करेगा, जो भी आपके हिस्से का है चाहे वो उसके हिस्से का है, दोनों लेवल से कंट्रीब्यूशन होगी, वो फर्स्ट इंस्टेंस पे दोनों लेवल से पे करेगा। द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल इन द केस ऑफ एन एम्प्लॉई डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय हिम नॉट बीइंग एन एग्जेम्प्ट एम्प्लॉई। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर किसी एम्प्लॉई को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली हायर किया हुआ था लेकिन वो एग्जेम्प्ट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए है, बी एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय रिडक्शन फ्रॉम हिज वेजेस एंड नॉट अदरवाइज। तो बेसिकली यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर किसी एम्प्लॉय को आपका जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसने डायरेक्टली हायर किया था तो जो भी रेट बनता है वो उसकी वेजेस से डिडक्ट करेगा, और उसके अलावा ऐसे नहीं कि जी मैंने कंट्रीब्यूट किया था तो मुझे कैश में पैसे दे, नो ऐसे नहीं कर सकता है,
उसकी जो भी वेजेस होंगी वो उससे वो रिड्यूस करेगा या जो भी डिडक्शंस बनती है वो वहां से करेगा, ठीक है। उसके बाद any sum deducted by the principal employer from the wages under this act shall be deemed to have been entrusted to him by the employee for the purpose of paying the contribution in respect of which it was deducted। तो बेसिकली यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी सम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने उसकी वेजेस से डिडक्ट किया है इस एक्ट के हिसाब जो बनता है, तो यहाँ पर जो है जो भी वो उसने पे आउट किया है या जो भी पेमेंट उसने डिडक्ट की है, यहाँ पर एम्प्लॉय को पूरे तरीके से पता होना चाहिए कि जी आपके सैलरी से हमने इतना पैसा जो है यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, उसका उद्देश्य जो है सिर्फ वही होना चाहिए कि जो सब मैंने डिडक्ट किया है वो मैंने एक्चुअली तेरे लेवल का पे आउट किया था। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अपना पैसा उसमें से नहीं निकालेगा, जितना फर्स्ट इंस्टेंस में उसने एम्प्लॉय को कॉन्ट्रीब्यूशन पे आउट किया है वो सिर्फ उतना ही पे आउट करेगा। एंड एम्प्लॉय को पूरा अच्छे से पता होना चाहिए जी इतना तेरा बनता था, इतना मैंने डिडक्ट कर लिया है एंड सो ऑन, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता है, अपनी मर्जी से कुछ कम भी नहीं कर सकता है। उसके बाद द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ रिमिटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली देखो, अब जब मैं कॉर्पोरेशंस की बात कर रही हूँ, जो बेसिकली एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के हम लोग कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो भी उसके एक्सपेंसेस होंगे, पैसा निकालने का या ड्रॉप आउट करने का जो भी पैसा बनता है, कॉन्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे जो पैसा बनता है, कोई भी उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो वो एम्प्लॉय कभी बेयर नहीं करता है, वो एम्प्लॉयर को ही बेयर करने पड़ते हैं। अब दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको यहाँ पे ध्यान रखना कि इसके एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है, तो वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही करता है, ठीक है। आगे देखो, लास्ट टॉपिक है आज के सेशन का, जो मैं बात कर रही हूँ यार एग्जेम्प्ट कर दिया है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है, तो एग्जेम्पशन की लिमिट क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टू बी पेड इन सर्टेन केसेस में है वो एम्प्लॉय जिसकी डेली वेजेस जो है 137 रुपीज पर डे के हिसाब से, मतलब बेसिक उसकी जो सैलरी है या उसकी डेली वेजेस जो है 137 रुपीज पर डे से कम है, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ देयर शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उनको जो अपने शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन को से उसको उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है। सो द एम्प्लॉयज आर सपोज टू पे कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज एम्प्लॉयज। तो बेसिकली यहाँ पे जो बाद में फर्स्ट इंस्टेंस में तो उसको पे करना ही है, लेकिन बाद में भी जो है इसको वो यहाँ से डिडक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉल करेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या क्या पॉइंट रखने हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे ध्यान रखना, इसको थोड़ा कंपेयर कर लेना विद द कॉम्पनसेशन थिंग। पार्ट 2 में हम लोग इसको और वाइंड अप करेंगे, अभी और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बचे हैं जो हमें कवर करने हैं, ठीक है। तब तक इसको अच्छे से देख लेना।